इतिहास में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित LIR तकनीक ने लेबनान के बालबेक में स्थित विशालकाय पत्थरों के ठीक नीचे स्कैन किया और इन प्राचीन पत्थरों के नीचे एल्गोरिदम द्वारा खोजी गई चीजों ने अंततः उस रहस्य को सुलझा दिया जिसने 1 सदी से भी अधिक समय से पुरातत्व के महानतम विद्वानों को भी पछाड़ रखा था। लेजर तरंगें चूना पत्थर की गहरी चट्टानों में समा गईं और उन्होंने उस चीज के त्रिआयामी मानचित्र लौटा दिए जिसे मूल निर्माताओं ने जानबूझकर जमीन के नीचे छिपा रखा था। कोई विशाल चीज, कोई ऐसी चीज जिसे इतनी सटीकता से बनाया गया था कि मानव इतिहास के उस दौर में उसका अस्तित्व असंभव था। जब शोध दल ने पहली बार अपने मॉनिटरों पर पॉइंट क्लाउड डेटा दिखाया तो कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। छिपे हुए निर्माण चरण, दबी हुई संरचनात्मक परतें, 800 टन वजनी ब्लॉकों के बीच के जोड़ों में मिलीमीटर के अंशों में मापी गई पत्थर फिटिंग की सटीक माप। उनके स्कैनिंग उपकरण 1 सेंटीमीटर तक सटीक थे। प्राचीन बिल्डरों की सटीकता इससे भी कम थी। बालबेक के बारे में हम जो कुछ भी समझते थे वह सब गलत था। यही वह बात है जिसका अंततः LIR ने खुलासा किया और यही कारण है कि इसका उत्तर रहस्य से भी अधिक परेशान करने वाला है। लेबनान की उपजाऊ बीए घाटी में बेरूत से लगभग 86 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बालबेक समुद्र तल से 1150 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। आज यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जिसे 1984 में सूचीबद्ध किया गया था। पर्यटक बसों में भरकर आते हैं। वे रोमन साम्राज्य के 6 विशाल स्तंभों की तस्वीरें खींचते हैं जो कभी पूरे रोमन साम्राज्य में बृहस्पति के सबसे बड़े मंदिर के अंतिम अवशेष हैं। ये स्तंभ लगभग 20 मीटर ऊंचे हैं जो शास्त्रीय युग के सबसे ऊंचे स्तंभ हैं और प्रत्येक का व्यास 2.1/2 मीटर है। उनके ऊपर कभी एक चबूतरा हुआ करता था जिसका शिखर मंदिर के तल से लगभग 44 मीटर ऊपर तक पहुंचता था। आगंतुक बगल में स्थित बाकिस के आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित मंदिर की प्रशंसा करते हैं जो 66 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 31 मीटर ऊंचा है और पृथ्वी पर कहीं भी रोमन वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। वे इसके विशाल पत्थर के द्वार से प्रवेश करते हैं, जटिल नक्काशी को देखकर अचंभित होते हैं और फिर चले जाते हैं। उनमें से अधिकांश इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि वे वास्तव में किस पर खड़े थे, क्योंकि रोमनों द्वारा यहां मंदिर बनाने से बहुत पहले यूनानियों द्वारा इस स्थान का नाम बदलकर हेलोपोलस, सूर्य का शहर रखने से बहुत पहले, फोनीशियनों द्वारा इस भूमि को देवता बाले को समर्पित करने से बहुत पहले इस पहाड़ी की चोटी पर कुछ असाधारण निर्माण किया गया था। कुछ इतना विशाल कि जब मार्क ट्वेन ने 1867 में यहां का दौरा किया तो उन्होंने भोलेपन से लिखा कि यहां देवताओं या दैत्यों की कोई जाति निवास करती होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टीमबोट का हॉल देखा था जो उन पत्थरों में से एक से भी छोटा था। उन्होंने लिखा कि ये सभी विशाल दीवारें उतनी ही सटीक और सुडौल हैं जितनी कि आजकल हम ईंटों से बनी कमजोर इमारतें। हमारे समय के लोग शायद ही ऐसे मंदिर बना पाते। वह ट्राइथॉन को घूर रहा था। मंदिर के चबूतरे की पश्चिमी दीवार में 3 क्षैतिज पत्थर के ब्लॉक लगे हैं। इनमें से प्रत्येक की लंबाई 19 मीटर, ऊंचाई 4.2 मीटर और मोटाई 3.6 मीटर है। प्रत्येक का वजन लगभग 800 टन है। यह 2 पूरी तरह से भरे हुए बोइंग 747 विमानों के संयुक्त वजन के बराबर है, जिसे चूना पत्थर के एक ही ब्लॉक में संपीड़ित किया गया है। और ये पत्थर जमीन पर नहीं टिके हैं, ये धरती से 7 मीटर ऊपर उठे हुए हैं और पत्थरों की एक ऐसी आधारशिला पर टिके हैं जिनका वजन स्वयं 350 टन है। ऊपर और नीचे के पत्थरों को इतनी सटीकता से जोड़ा गया है कि आज भी 2000 वर्षों के भूकंपों, आक्रमणों और कटाव के बाद भी आप उनके जोड़ों के बीच कागज की एक शीट भी नहीं सरका सकते। कल्पना कीजिए कि 2 वाणिज्यिक हवाई जहाजों को 2 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक उठाकर उन्हें मिलीमीटर के अंश के बराबर सटीक स्थान पर रखना है। अब इसे बिना बिजली,
बिना स्टील केबल, बिना डीजल इंजन, बिना कंप्यूटर नियंत्रित क्रेन के लगातार 3 बार करें। यही ट्रिलिथॉन है। लेकिन ट्रिलिथॉन बाल्बेक में मौजूद सबसे बड़ा पत्थर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इन विशाल पत्थरों के नीचे जो कुछ छिपा है वह इनके ऊपर मौजूद चीजों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा। यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। 2014 की गर्मियों में जर्मन पुरातत्व संस्थान के पुरातत्वविद मंदिर परिसर से लगभग 900 मीटर दूर स्थित प्राचीन पत्थर की खदान में खुदाई कर रहे थे। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर कर रहे थे। संस्थान के ओरिएंट विभाग की वैज्ञानिक निदेशक मार्गरेट वैन एस, लेबनानी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जैनिन अब्दुल मासी के साथ मिलकर काम कर रही थीं। वे गर्भवती महिला की प्रसिद्ध शिला का अध्ययन कर रही थीं, जो लगभग 1000 टन वजनी एक अखंड शिला है और 2000 वर्षों से अधिक समय से उस खदान में आंशिक रूप से एक ऊंचे कोण पर पड़ी है। इसकी सतह को सुचारू रूप से तराशा गया है और इसे कभी भी अपने मूल स्थान पर नहीं ले जाया गया। स्थानीय लोक कथा के अनुसार एक गर्भवती महिला ने बाल्बेक के लोगों को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि उसे पत्थर को हिलाने का तरीका पता है और वादा किया कि अगर वे उसे बच्चे के जन्म तक भोजन देते रहेंगे तो वह अपना रहस्य बता देगी। एक अन्य कथा के अनुसार गर्भवती जिन को यह असंभव कार्य सौंपा गया था और उसने इसे बीच में ही छोड़ दिया था। 1990 के दशक में उसी खदान में दक्षिण का पत्थर कहे जाने वाला एक दूसरा अखंड पत्थर फिर से खोजा गया, जिसका वजन 1242 टन था। ये दोनों पत्थर पुरातत्व के इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे बड़े उत्खनित पत्थर हैं। टीम औजारों के निशानों और पत्थर उत्खनन तकनीकों का दस्तावेजीकरण कर रही थी और आसपास के कचरे के ढेरों में तिथि निर्धारित करने योग्य मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की खोज कर रही थी। यह मानक क्षेत्र कार्य था जिसका उद्देश्य पाठ्यपुस्तकों में पहले से मौजूद जानकारी की पुष्टि करना था। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसे पाठ्यपुस्तकों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। गर्भवती महिला के पत्थर के ठीक नीचे कई मीटर जमा हुई गाद के नीचे छिपा हुआ एक तीसरा अखंड पत्थर मिला। यह बहुत बड़ा था। इसकी लंबाई 19.6 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और मोटाई कम से कम 5.5 मीटर थी। जर्मन पुरातत्व संस्थान ने अपने आधिकारिक बयान में पुष्टि की कि इसकी चिकनाई से पता चलता है कि इस ब्लॉक को बिना और काटे परिवहन और उपयोग के लिए बनाया गया था। यह अंतिम विनिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया एक पूर्ण इंजीनियरिंग घटक था। जब उन्होंने इसका वजन मापा तो डॉक्टर वैन सिम ने तुरंत स्वतंत्र सत्यापन का अनुरोध किया। हर बार परिणाम एक समान आया, 1650 टन। यह मानव इतिहास में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सटीक रूप से तराशा हुआ पत्थर का ब्लॉक है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाने के लिए बता दें कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपने आधार सहित लगभग 27,000 टन वजनी है। चूना पत्थर का यह एक ही ब्लॉक लेडी लिबर्टी के कुल वजन का 6% है। इसे चट्टान से हाथ से तराशकर बनाया गया है और यहां एक ऐसा विवरण है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। जब जर्मन टीम ने इन पत्थर की खदानों पर औजारों के निशानों की जांच की तो उन्हें एक अद्भुत बात पता चली। ये भूले बिसरे पत्थर की सतहें चट्टान से बेतरतीब ढंग से नहीं तोड़ी गई थीं। इन्हें असाधारण एकरूपता के साथ तराश कर चिकना और समतल बनाया गया था। पहले से पूरी तरह से तराशी गई पतली सतह पर दिखाई देने वाली कटाई की सटीकता तैयार वास्तुशिल्प पत्थर के काम की गुणवत्ता से मेल खाती थी। ये न तो परीक्षण के लिए काटे गए निशान थे और न ही बेतरतीब ढंग से निकाले गए थे। वे उसी स्तर की शिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी आप किसी पूर्ण मंदिर की दीवार के दृश्यमान भाग पर अपेक्षा करेंगे। जिस किसी ने भी इस पत्थर को तराशा, उसका इरादा इसे प्रदर्शित करने का था। उनका इरादा इसे अन्य पत्थरों के साथ उसी बारीक सटीकता से जोड़ना था जैसी ऊपर मौजूद ट्रिलिथॉन की जोड़ों में पाई जाती है। यह खदान अपने आप में एक ऐसी कहानी बयां करती है जो साधारण पत्थर निकालने से कहीं अधिक गहरी है। तीनों अखंड पत्थरों की स्थिति
जो एक दूसरे के ऊपर रखे और सटे हुए हैं। औद्योगिक पैमाने पर एक व्यवस्थित खनन प्रक्रिया को दर्शाती है। इन्हें बनाने वालों ने संयोगवश सुविधाजनक चट्टानों से बेतरतीब ढंग से पत्थर नहीं उठाए थे। उन्होंने भूवैज्ञानिक संरचना के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर की विशिष्ट परतों की पहचान की थी और एक सुनियोजित क्रम में उनसे खनन कर रहे थे, जिसमें 1000 टन से अधिक वजन वाली कई वस्तुओं का एक साथ खनन करने की योजना थी। इसके लिए भूवैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए संरचनात्मक अभियांत्रिकी का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आसपास के पत्थरों को टूटने से बचाते हुए इतने बड़े पत्थर को चट्टान से निकालना तनाव वितरण और भार स्थानांतरण की समझ पर निर्भर करता है। इसके लिए ऐसे पैमाने पर परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो आधुनिक औद्योगिक नियोजन के लिए चुनौती पेश करता है। खदान की व्यवस्था के निहितार्थों पर विचार करें। बड़े पत्थर को निकालने के लिए निर्माणकर्ताओं को पहले उसके ठीक ऊपर स्थित 1000 टन के पत्थर को हटाना होगा। वे इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर खोद रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे उन वस्तुओं को नियमित रूप से स्थानांतरित कर रहे हों, जो 20वीं शताब्दी तक मानव सभ्यता द्वारा फिर कभी स्थानांतरित की जाने वाली किसी भी वस्तु से कहीं अधिक भारी थीं। खुदाई को रोकना पड़ा क्योंकि खाई खतरनाक रूप से गहरी हो गई थी। वे अभी तक इस दबे हुए विशालकाय पिंड की तलहटी तक नहीं पहुंच पाए थे। आज तक किसी को भी इसके संपूर्ण आयामों का पता नहीं है। संभवतः अब तक मापे गए हिस्से के नीचे और भी पत्थर हो सकते हैं। अब असली चिंता की बात यहीं से शुरू होती है। आधुनिक इंजीनियरों ने इन पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था का अध्ययन किया है और गणितीय रूप से यह किसी भी ज्ञात प्राचीन तकनीक के अनुरूप नहीं है। 1977 में फ्रांसीसी इंजीनियर जीन पियरे एडम ने ट्रॉलीथॉन परिवहन समस्या पर अब तक का सबसे गहन अध्ययन किया। विस्तृत यांत्रिक गणनाओं का उपयोग करते हुए उन्होंने निर्धारित किया कि लकड़ी के रोलर्स, कैपस्टोनिन और पुली ब्लॉकों का संचालन करने वाले 512 श्रमिक संभावित रूप से 557 टन के ब्लॉक को स्थानांतरित कर सकते हैं। यह लगभग 1 ट्रिलिथॉन पत्थर के वजन का आधा है। वह उपलब्ध रोमन तकनीक से 800 टन की पूरी समस्या का समाधान नहीं कर सके और उन्होंने अपने शोध पत्र में इस बात को स्वीकार भी किया। अन्य शोधकर्ताओं का अनुमान है कि खदान से मंदिर तक केवल 1 ट्रेलॉन पत्थर को ले जाने के लिए 40,000 पुरुषों को त्रुटिहीन समन्वय के साथ काम करना पड़ा था। उस काल के मानक रोमन क्रेन लगभग 60 टन तक के पत्थरों को उठा सकते थे। बृहस्पति मंदिर के आर्चेट्रेव और फ्रीज ब्लॉक का वजन ही 60 टन तक है, जिन्हें 19 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठाने के लिए असाधारण प्रयास की आवश्यकता पड़ी। लेकिन चबूतरे के पत्थर रोमन क्रेन द्वारा उठाए जाने वाले सबसे भारी पत्थरों की तुलना में 13 गुना से भी अधिक भारी हैं। यदि आप कई क्रेनों को एक साथ भी इस्तेमाल करें तो भी 800 टन चूना पत्थर को एक साथ उठाने और उसे इधर उधर ले जाने की समन्वय संबंधी चुनौतियां आधुनिक हाइड्रोलिक प्रणालियों के बिना व्यावहारिक रूप से असंभव हैं। आज परिचालन में मौजूद सबसे बड़ी मोबाइल क्रेन लीहेयर LTM 11.29 की अधिकतम क्षमता लगभग 1200 टन है और यह बेहद कम दूरी पर काम कर सकती है। मैमथ जैसी विशेष भारी भार उठाने वाली कंपनियां विशेष रूप से निर्मित गैंट्री प्रणालियों का उपयोग करके 2000 टन तक का भार उठा सकती हैं। इन प्रणालियों को तैयार करने में हफ्तों लग जाते हैं। कई किलोमीटर तक मजबूत जमीन तैयार करनी पड़ती है और इन्हें लगाने में लाखों डॉलर का खर्च आता है। 1650 टन का द फॉरगॉटन स्टोन इसी चरम परिचालन सीमा के अंतर्गत आता है। इसे आज स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से, और वह भी दुनिया के सबसे उन्नत उपकरणों की सहायता से। ऐतिहासिक तुलना के लिए रूस का थंडरस्टोन, जिसे 1768 में कैथरीन द ग्रेट के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में कांस्य घुड़सवार प्रतिमा के आधार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था, उसका वजन लगभग 1200 टन था। दलदली भूमि से होते हुए 6 किलोमीटर की दूरी तय करके और फिर विशेष रूप से डिजाइन किए गए बजरे पर नेवा नदी के पार ले जाना पूरी 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक माना जाता है।
सैकड़ों श्रमिकों ने महीनों तक परिश्रम किया। इस परियोजना में असाधारण राष्ट्रीय संसाधनों का उपभोग हुआ और इसे रूसी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के प्रमाण के रूप में मनाया गया। बाल्बेक में मौजूद ट्रिलिथॉन के प्रत्येक पत्थर का वजन उस पत्थर के वजन का 2/3 है और प्राचीन निर्माताओं ने उनमें से 3 को स्थानांतरित किया, उन्हें 20 फीट ऊपर उठाया और एक बहुत बड़े निर्माण कार्यक्रम के नियमित घटक के रूप में मिलीमीटर की सटीकता के साथ उन्हें स्थापित किया। 1967 में नासा द्वारा विशेष रूप से निर्मित क्रॉलर पर सैटर्न 5 रॉकेट को उसके प्रक्षेपण पड़ पर ले जाने से पहले आधुनिक इतिहास में किसी ने भी इतनी भारी वस्तु को इतनी दूरी तक नहीं पहुंचाया था। प्राचीन निर्माताओं ने रस्सी, लकड़ी और मानवीय समन्वय की मदद से इसे उस पैमाने पर किया जिसे आज दोहराना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन असली सफलता तब मिली जब बाल्बेक में उन्नत स्कैनिंग तकनीक का आगमन हुआ। यूनेस्को द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना में लेबनान, ताइवान और बेल्जियम के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक टीम ने पूरे स्थल का पहला व्यापक त्रिआयामी लेजर सर्वेक्षण किया। लीका स्कैन स्टेशन P30 सहित स्थलीय LAR स्कैनर का उपयोग करते हुए टीम ने उप मीटर सटीकता के साथ प्रति सेकंड लाखों डेटा बिंदु कैप्चर किए। उन्होंने मंदिर परिसर की हर सतह, हर जोड़ और हर संरचनात्मक तत्व का विस्तृत पॉइंट क्लाउड तैयार किया। यह तकनीक सतहों पर तीव्र लेजर पल्स छोड़ती है और प्रत्येक परावर्तन के सटीक राउंड ट्रिप समय को मापती है, जिससे संरक्षित प्राचीन पत्थर के काम को छुए या नुकसान पहुंचाए बिना असाधारण रूप से विस्तृत त्रिआयामी मॉडल तैयार होते हैं। साथ ही उच्च रिजोल्यूशन कैमरों का उपयोग करके हवाई फोटोग्रामोमेट्री द्वारा बाकुस मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की विहंगम छवियां ली गईं। लेजर स्कैनिंग और फोटोग्रामोमेट्रिक डेटा के संयोजन से शोधकर्ताओं ने प्राचीन स्थल का एक डिजिटल ट्विन बनाया, मिलीमीटर तक सटीक एक पूर्ण त्रिआयामी प्रतिकृति। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा समर्थित प्रसंस्करण एल्गोरिदम ने इन विशाल डेटा सेटों का विश्लेषण किया तो ऐसे पैटर्न सामने आए जिन्हें सदियों के दृश्य निरीक्षण के माध्यम से कोई भी मानव पर्यवेक्षक नहीं पहचान सकता था। स्कैन से प्लेटफॉर्म की दीवारों के भीतर दबे हुए निर्माण के उन चरणों का पता चला जो पहले दिखाई नहीं देते थे। एक के ऊपर एक परत के रूप में अलग अलग चिनाई शैलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक निर्माण के एक अलग युग, अलग तकनीकों और अलग औजारों का प्रतिनिधित्व करती थी। पॉइंट क्लाउड डेटा ने अपक्षय, लाइकेन, मिट्टी के जमाव और मरम्मत के धब्बों के दृश्य शोर को हटाकर यह स्पष्ट कर दिया कि इन पत्थरों को वास्तव में कैसे काटा और जोड़ा गया था। एक ऐसा विवरण जिसने शोध दल को स्तब्ध कर दिया। स्कैन डेटा में ज्यामितीय विसंगतियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित AI पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिदम ने प्लेटफॉर्म की दीवार के निचले और ऊपरी हिस्सों के बीच पत्थर काटने के कोणों में व्यवस्थित अंतर की पहचान की। निचले विशाल पत्थरों को ऐसी तकनीकों से काटा गया था जिनसे विशिष्ट औजारों के निशान मिले, जो साम्राज्य में कहीं और रोमन पत्थर के काम में नहीं पाए जाते थे। इसके विपरीत ऊपरी रोमन संस्करणों में मानक शाही युग के छेनी पैटर्न दिखाई दिए, जो भूमध्य सागर के विभिन्न स्थलों पर अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। सदियों या सहस्राब्दियों से अलग दो पूरी तरह से भिन्न निर्माण परंपराएं एक दूसरे के ऊपर स्थापित थीं। प्लेटफॉर्म का निर्माण एक ही अभियान में नहीं हुआ था। इसका निर्माण अलग अलग चरणों में उन बिल्डरों द्वारा किया गया था जिन्होंने एक ही तरह के औजारों का भी इस्तेमाल नहीं किया था। त्रिआयामी मॉडलों ने विशाल प्रांगण के नीचे स्थित आधारभूत संरचनाओं के बारे में भी कुछ उल्लेखनीय जानकारी दी। दिखाई देने वाले मंदिर परिसर के नीचे मेहराबदार रास्तों और कक्षों का एक व्यापक जाल फैला हुआ है। ये भूमिगत स्थान, जिन्हें अधिकांश पर्यटक कभी नहीं देख पाते, अपने आप में इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। इनकी गुंबददार छतें ऊपर स्थित लाखों टन पत्थरों को सहारा देती हैं, साथ ही उपयोगी आंतरिक स्थान भी बनाती हैं, जिनका उपयोग भंडारण, जुलूस गलियारों
या अनुष्ठान कक्षों के रूप में किया जाता रहा होगा। LIR स्कैन ने पहली बार इन भूमिगत रास्तों का संपूर्ण मानचित्रण किया, जिससे ऊपर स्थित महापाषाण नींवों के साथ उनका सटीक संबंध प्रकट हुआ और यह पुष्टि हुई कि भूमिगत नेटवर्क मूल इंजीनियरिंग डिजाइन का अभिन्न अंग था, न कि बाद में जोड़ा गया हिस्सा। जर्मन पुरातत्व संस्थान, जो 2001 से बाल्बेक में क्षेत्र कार्य कर रहा है, ने स्कैन डेटा को दशकों के उत्खनन निष्कर्षों के साथ मिलाकर बाल्बेक रिबॉर्न नामक एक अति विस्तृत डिजिटल पुनर्निर्माण तैयार किया है, जिसमें मंदिर परिसर के भीतर 38 अलग अलग स्थानों को शामिल किया गया है। वर्चुअल पुनर्निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी फ्लाईओवर जोन और लेबनानी पुरातत्व महानिदेशालय के सहयोग से उन्होंने मार्च 2012 में यह डिजिटल अनुभव जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि तीसरी शताब्दी में यह स्थल अपने चरम पर कैसा दिखता था। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण खोज है जिसने सब कुछ बदल दिया। त्रिआयामी स्कैन ने उस बात की पुष्टि की जिसका कुछ शोधकर्ताओं को दशकों से संदेह था। बृहस्पति के रोमन मंदिर के नीचे, उस विशाल चबूतरे के नीचे जिसे सभी रोमन इंजीनियरिंग मानते थे, एक प्राचीन निर्माण चरण मौजूद है। वास्तु इतिहासकार डैनियल लमन ने, जिसे पोडियम 1 कहा, उसका दस्तावेजीकरण किया, जो रोमन काल से पहले की एक नींव संरचना थी और बाद के रोमन महान दरबार के स्तर से 5 मीटर नीचे स्थित थी। लमन का विश्लेषण पारंपरिक समय क्रमों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उन्होंने लिखा कि रोमन पूर्व काल में अधूरे बने अभयारण्य के निर्माण को स्मारक निर्माण की एक व्यापक योजना में शामिल किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से ही विशाल रोमन पूर्व निर्माणों से प्रेरित होकर प्रारंभिक शाही बृहस्पति अभयारण्य में शाही डिजाइन और निर्माण तकनीक दोनों ही झलकती हैं। सरल शब्दों में कहें तो रोमनों को एक विशाल, इतना प्रभावशाली चबूतरा मिला कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर उसके ऊपर ही बना लिया, न कि बिल्कुल नया। और इस पुराने चबूतरे की चिनाई में रोमन विधियों से नहीं, बल्कि प्राचीन यहूदिया में हेरोडियन निर्माण पद्धतियों से उल्लेखनीय तकनीकी समानताएं थीं। पत्थर काटने, जोड़ लगाने और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल की गई तकनीकें यरूशलेम के मंदिर टीले पर इस्तेमाल की गई तकनीकों से मेल खाती हैं। यह केवल शैलीगत समानता नहीं थी, यह विशिष्ट, मापने योग्य तकनीकी समानताएं थीं जिन्हें जोड़ की ज्यामिति और औजारों के निशानों के LIR विश्लेषण के माध्यम से पहचाना गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोमनों ने अपने साम्राज्य में लगभग हर प्रमुख निर्माण परियोजना का दस्तावेजीकरण किया था। सड़कें, जल सेतु, पुल, रंगमंच, सैन्य किलेबंदी, सभी का विस्तृत रिकॉर्ड रखा गया था। फिर भी बाल्बेक, जो उनके द्वारा निर्मित सबसे प्रभावशाली परिसरों में से एक था, के निर्माण का वर्णन करने वाला कोई रोमन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। किसी वास्तुकार का नाम नहीं बताया गया, किसी सम्राट को श्रेय नहीं दिया गया, और न ही कोई इंजीनियरिंग संबंधी विवरण दिया गया है जिसमें यह बताया गया हो कि 800 टन के पत्थरों को कैसे निकाला गया, परिवहन किया गया और ऊपर उठाया गया। 6ठी शताब्दी के इतिहासकार जॉन मालालेस ने इस मंदिर का श्रेय एंटोनिनस पास को दिया था, लेकिन स्तंभों पर खुदे हुए शिलालेखों से पता चलता है कि यह मंदिर लगभग 60 ईस्वी तक बनकर तैयार हो चुका था, यानी उस सम्राट के सत्ता में आने से लगभग 80 वर्ष पहले। तिथियां मेल नहीं खाती, इसके कोई अभिलेख मौजूद नहीं है। ऐतिहासिक अभिलेखों में यह कमी ठीक उसी जगह है जहां सबसे असाधारण दस्तावेज होने चाहिए थे। ग्राहम हैनकॉक, जिन्होंने स्वयं खदान का निरीक्षण किया था, ने एक ऐसा मुद्दा उठाया था जिसका आज तक पर्याप्त खंडन नहीं किया गया है। ये विशालकाय तैयार पत्थर खदान में ही पड़े रहे और इन्हें निर्माण के लिए कभी छोटे टुकड़ों में नहीं काटा गया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि रोमनों को इनके होने की जानकारी भी नहीं थी। रोम के आगमन से पहले ये पत्थर हजारों वर्षों तक कई मीटर गाद के नीचे दबे रहे थे। अब इस स्थल से जुड़े खगोल विज्ञान पर विचार करें। मिलान के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद जूलियो मैगले ने बृहस्पति मंदिर के सटीक अभिविन्यास माप किए
और पाया कि इसकी धुरी लगभग 1 मई और 12 अगस्त को सूर्योदय के साथ संरेखित होती है। ये सौर संरेखण सूक्ष्म हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए हैं। प्राचीन नाम हेलोपोलोस केवल काव्यात्मक नहीं था, बल्कि वर्णनात्मक भी था। 5वीं शताब्दी के लेखक मैक्रोबियस द्वारा वर्णित आंतरिक प्रतिमा में सूर्य और चंद्रमा दोनों की छवियां समाहित थीं। देवता ने अनाज और बिजली धारण की हुई थी। उनकी छाती पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक थे और उनके सिर पर उर्वरता का प्रतीक टोकरी नुमा मुकुट था। सौर देवता, चंद्र कैलेंडर, कृषि चक्र, खगोलीय नेविगेशन, ये सभी एक ही आकृति में समाहित होकर अर्थों के संश्लेषण पर बल देते हैं। यह मंदिर असाधारण ख्याति प्राप्त एक दिव्य केंद्र के रूप में भी कार्य करता था। मैक्रोबियस ने उन अनुष्ठानों का वर्णन किया है जिनमें पुजारी बृहस्पति की मूर्ति को एक औपचारिक पालकी पर रखकर मंदिर के भीतर ले जाते थे। पालकी उठाने वाले अपनी अपनी दिशाओं में चलते थे और पुजारी इस गति को दैवीय संदेश मानते थे। सम्राट ट्रोजन ने 114 ईस्वी में इस दिव्य केंद्र से परामर्श लिया और उन्हें भविष्यवाणी मिली कि वे पार्थियन अभियान से जीवित नहीं लौटेंगे। उनकी मृत्यु 3 वर्ष बाद हुई। मिस्र के सिवा में स्थित अम्मोन मंदिर में भी ऐसी ही प्रथाएं प्रचलित थीं, जहां सिकंदर महान को ज्यूस का पुत्र माना गया था। फालबेक के मिस्र स्थित सहोदर शहर का नाम भी हेलोपोलस था। टीएमआईसी शासकों ने जानबूझकर भूमध्य सागर के पार स्थित इन सूर्य पूजा केंद्रों को आपस में मिला दिया, जिससे हजारों किलोमीटर में फैला एक धार्मिक नेटवर्क तैयार हुआ। यह कोई एकांत पहाड़ी तीर्थ स्थल नहीं था। यह एक विशाल प्राचीन ज्ञान प्रणाली का केंद्र था, जो मिस्र से लेकर लेबनान और ग्रीस तक के पवित्र स्थलों को आपस में जोड़ता था। और बाल्बेक पुरातात्विक अभिलेखों में अकेला नहीं है। इसी तरह की महापाषाणकालीन सटीकता उन स्थलों पर भी दिखाई देती है जो हजारों किलोमीटर दूर स्थित हैं और जिनका आपस में कोई ज्ञात संपर्क नहीं था। पेरू के सकाई हुआन में 100 टन से अधिक वजनी विशाल बहुभुजीय पत्थरों को उसी अविश्वसनीय सटीकता के साथ एक साथ जोड़ा गया है। जोड़ इतने मजबूत हैं कि एक रेजर ब्लेड भी उन्हें भेद नहीं सकता। बोलीविया के पुमापुंकू में 100 टन से अधिक वजनी ब्लॉकों को सपाट सतहों और सटीक समकोणों के साथ तराशा गया है, जो मशीन से तराशे हुए प्रतीत होते हैं। तुर्की के गोबेकले में, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व का है, 20 टन तक के वजन वाले जटिल नक्काशीदार पत्थर के स्तंभ उन लोगों द्वारा खड़े किए गए थे जिन्हें हम शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत करते हैं। माना जाता है कि इन लोगों में अलाव के घेरे से बड़ी कोई भी चीज बनाने के लिए सामाजिक संगठन की कमी थी। यह पैटर्न वैश्विक है। विशाल पत्थर, असंभव सटीकता और इस बात का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं कि यह कैसे किया गया। कोई ऐतिहासिक विवरण उस परिष्कार को स्वीकार नहीं करता जो इसके लिए आवश्यक था। और लगभग हर मामले में बाद की सभ्यताओं ने इन प्राचीन विशालकाय नींवों के ऊपर अपने मंदिर बनाए। मानो मूल चबूतरे पवित्र भूमि माने जाते थे, जिन्हें संरक्षित करना महत्वपूर्ण था, लेकिन जिनकी प्रतिकृति बनाना असंभव था। बाल्बेक और मिस्र के हेलोपोलोस के बीच संबंध केवल एक समान नाम से कहीं अधिक गहरा है। गीजा पठार पर दबी हुई लकड़ी की नावों में बाल्बेक के आसपास के जंगल से देवदार की लकड़ी पाई गई, जो पिरामिड युग के दौरान इन दोनों स्थलों के बीच सक्रिय व्यापार का संकेत देती है। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि हेलोपोलोस के दोनों स्थल भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, जो प्राचीन सर्वेक्षण रेखाओं के साथ स्थित हैं, जो भूमध्य सागर और मध्य पूर्व में कई पवित्र स्थलों को जोड़ती हैं। क्या ये संबंध एक एकीकृत भवन निर्माण संस्कृति, एक साझा ज्ञान परंपरा या कुछ और ही दर्शाते हैं? यह पुरातत्व के सबसे विचारोत्तेजक अनसुलझे सवालों में से एक बना हुआ है, लेकिन ध्वनि संबंधी आयाम शायद सबसे असाधारण खोज है। बाल्बेक स्थित बाकास मंदिर में ऐसे ध्वनिक गुण मौजूद हैं जो इसके आंतरिक भाग में ध्वनि के संचरण को प्रभावित करते हैं। आगंतुकों का कहना है कि विशिष्ट स्थानों पर खड़े होने से उनकी आवाज में एक अलग ही परिवर्तन आता है, जिससे उसमें गहराई और अनुनाद का ऐसा अनुभव होता है जो अलौकिक प्रतीत होता है।
आधुनिक कंक्रीट के विपरीत, जो कंपन को अवशोषित करता है, विशाल चूना पत्थर की दीवारें स्वाभाविक रूप से ध्वनि आवृत्तियों को बढ़ाती और बनाए रखती हैं। विश्व भर में पवित्र ध्वनिकी का अध्ययन कर रहे शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला पैटर्न खोजा है। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर पॉल डेवो ने आयरलैंड के दफन टीलों से लेकर माल्टा में स्थित 6000 साल पुराने हाल सफालेनी के मकबरे तक की प्राचीन संरचनाओं का परीक्षण किया और पाया कि वे सभी लगभग 110 हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होती हैं। हर स्थल पर एक ही आवृत्ति, अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग सहस्राब्दियां, एक ही ध्वनिक प्रतिध्वनि। मिस्र के कारनाक में जर्नल ऑफ द एकॉस्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में प्रकाशित एक सहकर्मी समीक्षित अध्ययन में पाया गया कि विशिष्ट स्तंभ अनुनादी फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, जो कुछ ध्वनि आवृत्तियों को बढ़ाते हैं। बाल्बेक के और भी विशाल पत्थर के कक्षों के लिए इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। यहां बताया गया है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। माल्टा विश्वविद्यालय में किए गए शोध से यह स्थापित हुआ है कि लगभग 110 हर्ट्ज की आवृत्तियों के संपर्क में आने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि में मापने योग्य परिवर्तन होते हैं। यह मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो भाषा, भावनात्मक प्रसंस्करण और समग्र जागरूकता को नियंत्रित करता है। अध्ययन में शामिल लोगों ने चेतना में परिवर्तन, भावनात्मक प्रतिक्रिया में तीव्रता और अलौकिक अनुभूति की सूचना दी। सचेत श्रवण सीमा से नीचे इस श्रेणी में आने वाली अवरक्त ध्वनि विस्मय, बेचैनी और आदिम समर्पण की भावनाएं उत्पन्न करती है। ये व्यक्तिपरक अनुभव नहीं है। ये नियंत्रित प्रयोगशाला स्थितियों में प्रलेखित, पुनरुत्पादित और मापने योग्य तंत्रिका संबंधी प्रभाव हैं। इसके निहितार्थ महज जिज्ञासा से परे हैं। यदि प्राचीन निर्माता यह समझते थे, भले ही अनुभवजन्य रूप से, कि कुछ कक्षों के आयाम और पत्थरों की व्यवस्था से इन मनोवैज्ञानिक प्रभावों को विश्वसनीय रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, तो उनके द्वारा निर्मित प्रत्येक पवित्र स्थान वास्तव में एक तकनीक थी, न कि लाक्षणिक तकनीक, बल्कि मानव तंत्रिका तंत्र पर विशिष्ट पूर्वानुमानित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया एक वास्तविक कार्यशील उपकरण था। पत्थर हार्डवेयर थे, कक्ष की ज्यामिति सॉफ्टवेयर थी और परिणाम परिवर्तित चेतना थी। प्राचीन निर्माता हर्ट्ज को माप नहीं सकते थे, लेकिन वे मानव तंत्रिका तंत्र पर वांछित प्रभाव प्राप्त करने तक पत्थरों की व्यवस्था और कक्षों के आयामों के साथ प्रयोग कर सकते थे। उन्हें सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें परिणाम की आवश्यकता थी। और परिणाम एक ऐसा स्थान था जहां साधारण भाषा भी प्रभावशाली हो जाती थी, जहां अनुष्ठान अत्यंत प्रबल हो जाते थे, जहां मानवीय और दिव्य के बीच की सीमा सावधानीपूर्वक परिकल्पित कंपन में विलीन हो जाती थी। कल्पना कीजिए कि आप इन मंदिरों में उनके चरम पर प्रवेश कर रहे हैं। विशाल चूना पत्थर आपको घेरे हुए हैं। प्रत्येक ब्लॉक का वजन 60 टन या उससे अधिक है। प्रत्येक सतह एक विशाल अनुनादी कक्ष में योगदान दे रही है। पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और ऐसी आवृत्तियां उत्पन्न कर रहे हैं जिन्हें आपके कान सचेत रूप से सुनने से पहले ही आपका कंकाल अवशोषित कर लेता है। अवरक्त ध्वनि आपकी छाती में स्पंदित हो रही है। खगोलीय संरेखण यह सिद्ध करते हैं कि जो भी इस स्थान को नियंत्रित करता है, उसने स्वयं स्वर्ग की गति को समझ लिया है। आप केवल दैवीय सत्ता में विश्वास नहीं करेंगे, आप इसे अपनी हड्डियों में कंपन करते हुए महसूस करेंगे। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह मापी गई वास्तुकला पर लागू प्रलेखित भौतिकी है। अब यहीं पर सब कुछ केंद्रित होता है। एक बार जब आप पूरी तस्वीर देख लेते हैं, तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। संचित साक्ष्य एक ऐसे निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं जो हमें गहराई से असहज कर देना चाहिए। यह शांतिपूर्ण सहयोग में एक साथ काम करने वाले प्राचीन समुदायों के बारे में सहज कथाओं को चुनौती देता है। व्यवस्था पर विचार करें। एक 800 टन के पत्थर को हिलाने के लिए अनुमानतः हजारों श्रमिकों को पूर्ण सामंजस्य में काम करना पड़ता है। 3 ट्रिलिथॉन पत्थर,
दर्जनों 350 टन के सहायक पत्थर, 60 टन वजनी 54 स्तंभ जिन्हें 19 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है। आर्केट्रा ब्लॉक, फ्रीज ब्लॉक, नींव की परतें, संपूर्ण परिसर में लाखों टन सटीक रूप से तराशा और व्यवस्थित किया गया चूना पत्थर शामिल है। यह उत्साही स्वयंसेवकों का कोई सप्ताहांत का प्रोजेक्ट नहीं है। यह दशकों, संभवतः सदियों से संगठित श्रम का परिणाम है, जिसे विशाल आबादी पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाली एक केंद्रीकृत सत्ता द्वारा निर्देशित किया गया था। इसे किसी ने डिजाइन किया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो खगोल विज्ञान, ध्वनिकी, भूविज्ञान, संरचनात्मक अभियांत्रिकी और रसद को समझता था। और किसी ने हजारों हजारों श्रमिकों के श्रम का संचालन किया, जिन्होंने पत्थरों को खोदा, तराशा, परिवहन किया और स्थापित किया, जिनके उद्देश्य को वे शायद ही समझ पाते थे। श्रमिकों ने उन योजनाओं का पालन किया जिन्हें उन्होंने डिजाइन नहीं किया था। उन्होंने ऐसी अभियांत्रिकी विशिष्टताओं को पूरा किया जिनके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी, जो उनके पास नहीं था। उन्हें पीढ़ियों तक निरंतर निर्माण कार्य के दौरान संगठित किया गया, भोजन दिया गया, आवास प्रदान किया गया और निर्देशित किया गया। ध्वनिक अभियांत्रिकी इसमें एक गहरा आयाम जोड़ती है। यदि निर्माताओं ने जानबूझकर इन मंदिरों को ऐसी आवृत्तियां उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया था जो प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति में विस्मय, समर्पण और आदिम भय को जगाती हैं, तो यह स्मारक केवल एक पूजा स्थल नहीं था। यह मनोवैज्ञानिक सत्ता का एक सटीक उपकरण था। उन गूंजती पत्थर की दीवारों के भीतर एक पुजारी की आवाज में ऐसा भार होता था जो सचमुच अलौकिक प्रतीत होता था। अवरक्त ध्वनि दिव्य उपस्थिति की अनुभूति उत्पन्न करती थी, जिसे श्रोता सचेत रूप से पहचान या विरोध नहीं कर सकते थे। इस क्षेत्र पर जिसका भी नियंत्रण होता था, वह इसके अंदर मौजूद हर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करता था। यह धार्मिक वास्तुकला नहीं है, यह सुनियोजित प्रभुत्व है। क्या दूर दराज की खदानों से लाए गए पत्थर सहयोगी समुदायों के बीच स्वेच्छा से किए गए सहयोग की अभिव्यक्ति थे, या फिर उन आबादी से जबरन वसूले गए थे जिनके पास कोई विकल्प नहीं था? साक्ष्य इस प्रश्न का निर्णायक उत्तर नहीं देते, लेकिन आवश्यक संगठनात्मक ढांचा, शीर्ष स्तर पर संरक्षित विशेष ज्ञान, वास्तुकला में अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक क्षमताएं, ये सभी एक ऐसे पदानुक्रम की ओर इशारा करते हैं जो प्राचीन विश्व के इतिहास में प्रचलित धारणाओं से कहीं अधिक कठोर और शक्तिशाली था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित LIR स्कैन से पता चला है कि बाल्बेक एक स्मारक नहीं, बल्कि एक परतदार पहेली है जो कम से कम 9000 वर्षों के निरंतर पवित्र उपयोग को दर्शाती है। रोमन मंदिरों के नीचे रोमन पूर्व की नींव छिपी हुई है। कई निर्माण अभियानों में विभिन्न शताब्दियों की विशिष्ट पत्थर की चिनाई शैलियों का उपयोग किया गया है। 800 टन के ब्लॉकों में पत्थर की फिटिंग की सटीकता आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के बराबर या उससे भी अधिक है। जर्मन पुरातत्व संस्थान ने मानव इतिहास में सबसे बड़ा सटीक रूप से तराशा हुआ पत्थर खोजा है। एक खदान में, जहां निर्माणकर्ताओं का स्पष्ट इरादा ऐसी वस्तुएं निकालना और वितरित करना था जो 21वीं सदी की इंजीनियरिंग की चरम सीमाओं को चुनौती दें, वहां 1000 टन के पत्थर के नीचे 1650 टन का पत्थर दबा हुआ था। खगोलीय विश्लेषण ने सूर्य के नाम पर नामित एक स्थल में अंकित सटीक सौर संरेखण की पुष्टि की है, जिसका संबंध मिस्र और ग्रीस में समान धार्मिक प्रथाओं से है। ध्वनिक अध्ययनों ने ऐसी अनुनादी आवृत्तियों का दस्तावेजीकरण किया है जो मानव चेतना और भावनात्मक प्रतिक्रिया को मापने योग्य रूप से बदल देती हैं। और ऐतिहासिक अभिलेखों में ठीक उसी स्थान पर पूर्णतः सन्नाटा पसरा हुआ है जहां सबसे असाधारण दस्तावेज मौजूद होने चाहिए थे। लेबनान के प्राचीन मरिनित कुलपति ने एक परंपरा दर्ज की थी कि बाल्बेक का किला दुनिया की सबसे प्राचीन इमारत थी। बृहस्पति मंदिर के नीचे हुए पुरातात्विक उत्खनन ने इस बात की पुष्टि की है कि इस स्थान पर कम से कम 7000 ईसा पूर्व से निरंतर मानव बस्ती रही है। इस भूमि को पवित्र बनाने वाली हर चीज उन सभ्यताओं से बहुत पहले
बहुत पहले मौजूद थी, जिनका नाम हमारी पाठ्य पुस्तकों में मिलता है। सदियों तक हम यही मानते रहे कि ये निर्माता आदिम थे। हमने मान लिया कि उनमें उन्नत ज्ञान, परिष्कृत इंजीनियरिंग और वास्तुकला के मानव मन पर पड़ने वाले प्रभाव की समझ का बाथई अभाव था। LAR डेटा, खुदाई के रिकॉर्ड, ध्वनिक माप और खगोलीय गणनाएं एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करती हैं। ये लोग उन चीजों को समझते थे जिन्हें हम अब लाखों डॉलर के स्कैनिंग उपकरणों और सुपर कंप्यूटरों पर चलने वाले एल्गोरिदम की मदद से फिर से खोज रहे हैं। उन्होंने उस समझ को चूना पत्थर के उन बड़े बड़े टुकड़ों में उकेरा था जो अधिकांश आधुनिक इमारतों से भी भारी थे, जिन्हें ताश के पत्ते की मोटाई से भी कम सटीकता से स्थापित किया गया था, खगोलीय घटनाओं के अनुरूप बनाया गया था, जिनके लिए दशकों के व्यवस्थित अवलोकन की आवश्यकता होती है, और ऐसी आवृत्तियों पर ट्यून किया गया था जो मानव मस्तिष्क द्वारा वास्तविकता को संसाधित करने के तरीके को बदल देती हैं। यह वह सवाल है जो इन पत्थरों की छाया में खड़े हर शोधकर्ता को परेशान करता है। अगर निर्माताओं ने 1000 टन से अधिक वजन के विशालकाय पत्थरों को खदान से निकाला, जो आधुनिक क्षमताओं की चरम सीमा को चुनौती देते थे, लेकिन उन्हें खदान में ही अधूरा छोड़ दिया, तो उन्हें किसने रोका? किस आपदा ने इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा वाली निर्माण परियोजना को बाधित किया? युद्ध, राजनीतिक पतन? क्या एक पूरी सभ्यता अपने सबसे महान कार्य को पूरा करने से पहले ही लुप्त हो गई? और अगर 800 टन के पत्थरों वाला यह चबूतरा, जो जमीन से 20 फीट ऊपर रखा गया था, केवल नींव था, केवल एक चबूतरा था, तो पूरी संरचना कैसी दिखती होगी? इसके ऊपर क्या खड़ा होना था? रोमनों ने इस चबूतरे पर अपना एक सबसे बड़ा मंदिर बनाया, जिसमें 54 कोरिंथियन स्तंभ थे। चबूतरे की चोटी 44 मीटर ऊंची थी, और फिर भी यह अपनी ही नींव के सामने बौना लगता था। रोमन उद्देश्यों के लिए यह चबूतरा बहुत बड़ा बनाया गया था। इसे ऐसी किसी चीज का भार उठाने के लिए डिजाइन किया गया था जो रोम ने कभी भी वहां स्थापित नहीं की थी। मूल निर्माताओं ने कोई शिलालेख, कोई समर्पण पत्थर, कोई नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने केवल पत्थरों को ही छोड़ दिया, जिन्हें तराशा, आकार दिया, जोड़ा और फिर छोड़ दिया गया। हजारों वर्षों तक बा घाटी में चुपचाप धूप, बारिश, युद्ध और भूकंप के बीच अपने रहस्यों को सटीक ज्यामितीय मौन में छिपाए हुए, जब तक कि मानव प्रौद्योगिकी अंततः इतनी उन्नत नहीं हो गई कि वह उनके शब्दों को पढ़ सके। रूसी वैज्ञानिक मेस्ट एग्रेस्ट ने 1959 में यह प्रस्ताव रखा कि बाल्बेक का उपयोग लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया होगा। उनका तर्क सरल था। नासा द्वारा सैटर्न 5 क्रॉलर बनाने से पहले कोई भी आधुनिक संरचना बाल्बेक प्लेटफॉर्म के भार के बराबर भार सहन करने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। चाहे आप इस परिकल्पना को विश्वसनीय माने या न माने, अंतर्निहित इंजीनियरिंग प्रश्न अनुत्तरित ही रहता है। यह चबूतरा किसी भी मंदिर के लिए बहुत अधिक मजबूत बनाया गया था। इसे रोमनों या इतिहास में दर्ज किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा इस पर रखे गए भार से कहीं अधिक भार सहन करने के लिए डिजाइन किया गया था। ट्रिलाटोन नींव की संरचनात्मक क्षमता इसके दस्तावेजित वास्तुशिल्प भार से कहीं अधिक है। इंजीनियर विनिर्देशों के अनुसार निर्माण करते हैं। वे 800 टन के पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक अथक प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देते, जब तक कि डिजाइन की आवश्यकता न हो। इस चबूतरे पर क्या खड़ा करने का इरादा था? इस नींव को किस भार को वहन करने के लिए बनाया गया था? हम नहीं जानते। और यही अनिश्चितता शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बाल्बेक हमें सिखाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम अतीत को समझते हैं। हम मानते हैं कि प्राचीन लोग हमसे सरल, कम सक्षम, कम संगठित और कम ज्ञानी थे। बाल्बेक में हर स्कैन, हर खुदाई, हर सावधानीपूर्वक माप इन मान्यताओं को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ता है। लिडार ने अनुवाद शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमने चूना पत्थर, पाका कनक्वाडीडी पत्थर, तारों की रोशनी और मानव श्रवण सीमा से नीचे की आवृत्तियों में उकेरे गए एक बहुत लंबे संदेश का केवल पहला वाक्य ही समझा है।
कुछ रहस्य उत्तरों के साथ समाप्त नहीं होते, वे बेहतर प्रश्नों के साथ समाप्त होते हैं। और बाल्बेक द्वारा उठाए गए प्रश्न कि हम वास्तव में कौन थे, प्राचीन सभ्यताएं वास्तव में क्या जानती थीं, और मानवता ने कौन सा ज्ञान खो दिया है और भुला दिया है, शायद पुरातत्व के सामने अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको यह रोचक लगा तो ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। तकनीक हर दिन आगे बढ़ रही है और इससे हमारे प्राचीन अतीत के बारे में जो कुछ पता चल रहा है वह हमारे अब तक के ज्ञान को पूरी तरह से बदल रहा है। अगली खोज इससे भी बड़ी हो सकती है और मैं चाहता हूं कि जब यह सामने आए तो आप यहां मौजूद रहें।